वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपका युवराज भैया और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए लेवल पे जाने वाले हैं। नए लेवल पे जाने के पहले आइए देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे इस पर्टिकुलर सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल एक और यहां पर चीज आती है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही इजी है। देखो, द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना टू एन एडजेसेंट, पास ही में है ना, एकदम नेक्स्ट एडजेसेंट अनफील्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज अ हाइपर कॉन्जुगेशन। एकदम आसान तरीका बताता हूं। अगर एक एक्स चीज है, ठीक है, एक एक्स चीज है, यहां पे इसके ऊपर चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, जो भी हो, इसे लगा हुआ जो कार्बन है, इसे लगा हुआ जो कार्बन है, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, ठीक है, ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, राइट। अब ये कार्बन क्या है, ये अल्फा कार्बन है। यहां पे कोई कार्बन है तो ये भी अल्फा कार्बन है, यहां पे कोई कार्बन है तो ये भी अल्फा कार्बन है, और इन अल्फा कार्बन्स को लगे हुए हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या होते हैं भाई? अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। और ये अल्फा हाइड्रोजन्स जितने ज्यादा उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं, राइट, उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है। क्लियर बात है? तो ये हाइड्रोजन्स का सारा खेल है। देखो भाई, अब आगे कंडीशंस क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन की? अ कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन sp2 हाइब्रिड कार्बन। इसमें कम से कम एक sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास में कुछ ऐसा है, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कुछ है, ठीक है, और यहां पे आपने लगा रखा है इसे कार्बन, ये क्या है भाई? देखो, मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, राइट। हाँ, तो देखो यहां पे 1 2 और 3, तीन है, तो ये क्या है? एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। इसको लगा है यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई? यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, और इसी वजह से ये 3 अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, यहां पर CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर कोई CH3 लगा हुआ है, तो मैं इसे थोड़ा सा खोल के लिख दूंगा। यहां पे कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये क्या है? द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये है फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एन एडजेसेंट, ये कार्बन इस कार्बन से इस कार्बन पर, टू एन एडजेसेंट अनफील्ड, पॉजिटिव चार्ज है, कमी है यहां पर, अनफील्ड है, ठीक है, अनफील्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइड्रोजन यहां जा सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइड्रोजन यहां से उठ के यहां जा सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं इस अल्फा कार्बन पे? 1 2 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे मौजूद है, ठीक है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बात साफ है। देखो, अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू द sp2 हाइब्रिड कार्बन शुड बी sp3। ये अल्फा कार्बन जो है, इस मतलब ये जो sp2 कार्बन है, इसके बाद में इसके जस्ट नेक्स्ट देखो, एक तो ये अल्फा हो सकता है और ये अल्फा हो सकता है। आपको कौन सा वाला कार्बन चूज करना है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 और 1 3, ये भी sp2 है। तो sp3 कौन सा है? ये 1 2 3 4, 4 के लिए sp3, ठीक है। तो ये है sp3, इसे लगे हुए हाइड्रोजन्स होते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स। क्लियर है? ओके। अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन वहां पे होना ही होना चाहिए अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाना चाहते हैं। तो ये देखिए, एग्जांपल दे रहा हूं, ये यहां पे CH2 में लिख रहा हूं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे मैंने कार्बन लगाया, यहां पे है CH3, यहां पे है CH3, यहां पे है CH3। ये sp2 है क्या? जी हां, ये sp2 है, ठीक है। अब देखिए, ये है sp3, जी हां, ये sp3 है। तो बात तो एकदम सही है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इस अल्फा कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखा सकता है। क्या बात समझ में आ गई? अगर ये इतनी सी बात आपके खोपड़िया में घुस चुकी है तो एक बार फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलो, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। देखो, Structure derived from hyperconjugation known as hyperconjugative structures
HS कैसे बनते हैं ये स्ट्रक्चर्स बताइए जरा हमें। देखो भाई ध्यान से देखना है। देखो अगर हमारे पास यहां पे कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और यहां पर हमारे पास में CH मौजूद है 2 और यहां पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर ये हाइड्रोजन अपना योगदान देता है तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे होगा CH2, ठीक है ना। यस ओके। अब अगर ये वाला हाइड्रोजन देगा, अच्छा अलग कलर देते हैं इसे, अगर ये वाला हाइड्रोजन अपना योगदान देता है तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। देखो भाई यहां पे होगा कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, राइट, और ये डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस तरीके से। और अगर ये वाला हाइड्रोजन योगदान देगा तो क्या बनेगा भाई, कैसा बनेगा स्ट्रक्चर हमारा, ये देखो यहां पे कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये एक, ये दो और ये तीन, इस तरीके से तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अब ये आपको ऐसा लगेगा कि सेम हाइड्रोजन है, अगर मैं इसे लेबलिंग कर दूं, इसे H1, इसे H2 और H3 कह दूं तो बात तो अलग है। ये है H1, ये है H2 और ये है H3, तीनों अलग अलग है, अलग अलग हाइड्रोजन के योगदान से यहां पर स्ट्रक्चर्स बने हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं भाई, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अब यहां देखिए नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, इट इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें एक ऐड कर दीजिए आप, उतने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स उसके होंगे। देखिए in the above structures there is no covalent bond between the carbon and hydrogen, right। देखिए in the above structures there is no covalent bond between carbon and hydrogen। अभी तक जितने भी हमने यहां पर ये एग्जांपल देखा है, इसमें क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपको कोवैलेंट बॉन्ड नजर आएगा, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन के बीच कह रहा हूं मैं, ठीक है, नहीं आ रहा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा है। ये हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में कोई नया बॉन्ड नहीं बन रहा। अगर बॉन्ड बन रहा होता तो ये CH2 की जगह CH3 होता, राइट। तो कोई नया बॉन्ड नहीं बन रहा, ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है मात्र। ओके अब देखो भाई आगे, सो हाइपर कॉन्जुगेशन में बी रिगार्डेड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है, यहां पे कोई बॉन्ड का कोई खेल नहीं है, ठीक है। अब देखो लार्जर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन, ग्रेटर द पॉसिबिलिटी फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड लार्जर स्टेबलाइजेशन। जितने अल्फा कार्बन पे ज्यादा अल्किल ग्रुप्स मौजूद होंगे, लार्जर द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन, ग्रेटर द पॉसिबिलिटी फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड लार्जर विल बी द स्टेबलाइजेशन, उतना ही ज्यादा स्टेबलाइजेशन भी होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम वन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड of the methyl group flow into the vacant p orbital of the carbocation and the alkene। ये कह रहे हैं ये कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। मतलब यहां पर एक फील्ड वाला ऑर्बिटल है और यहां पर एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये फील्ड वाले ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं वेकेंट वाले ऑर्बिटल में, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकेटायन, ठीक है, या फिर अल्कीन, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था। देयरफॉर alkyl groups decreases the concentration of the positive charge on the carbocation। और ये क्या करते हैं, इस कार्बोकेटायन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो भुखमरी फैली हुई है, उसे कम करते हैं। मतलब जितने यहां पर इस कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड होंगे अल्काइल ग्रुप्स के, उतना ही ये इसे और स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है, ओके। and increases electron density on the alkene, so stability of carbocation and alkene increases। इसी कारणवश जो कार्बोकेटायन है या फिर जो अल्कीन है, जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होने वाला है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आपके एडजेसेंट कार्बन पे अच्छे अच्छे अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। तो देख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उतना ही उसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर बात है। तो एक बार फटाफट ये पॉइंट्स को पढ़ लो, नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब मैंने यहां पे एक छोटी सी लिस्ट आपके लिए बनाई है जिसमें कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स, ये यहां पर लिखे हुए हैं, और अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं ये भी आपको दिखेंगे, और स्टेबिलिटी किस प्रकार है ये भी। देखो भाई, सबसे पहले वाले यहां पर कंपाउंड में एक भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है,
ठीक है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही मौजूद नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए ये है sp2 और ये है अल्फा। तो अल्फा कार्बन पे यहां पर 3 हाइड्रोजन्स हैं, यहां पर sp2 और ये है अल्फा, ये भी है अल्फा। तो यहां पर 3 और 3 टोटल कितने, 6 मौजूद है। यहां पर टोटल कितने, 3 मौजूद है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम देखें तो ये है अल्फा, ये है अल्फा और ये भी है अल्फा। तो 3 3 3 टोटल कितने हो गए, 9। क्लियर बात है। उसके बाद ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो सारे के सारे अल्फा कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन और ये टोटल कर देंगे तो हो गए 12। आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे जैसे जैसे हमने यहां पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाए हैं तो अल्फा हाइड्रोजन्स बढ़ चुके हैं और इस अल्फा हाइड्रोजन के इंक्रीज के कारण जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो इस टेबल को बना लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद नेक्स्ट आता है उसका उल्टा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसा कि नाम बता रहा है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का उल्टा यहां पे होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने देखा कि मात्र हाइड्रोजन का यहां पर लेन देन हो रहा था, राइट। तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा होगा, देखिए सबसे पहले एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि भैया क्या होता है ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। होता क्या है, अगर सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन पे यहां पर क्लोरीन लगा है, यहां पर क्लोरीन लगा है और यहां पर क्लोरीन लगा है और ये कार्बन जो है ये एक CH डबल बॉन्ड CH2 को अटैच्ड है। क्लियर बात है। अब हमें यह पता है कि जो हैलोजेंस होते हैं, मतलब कि क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, ये सारे के सारे होते हैं बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप्स। लीविंग ग्रुप्स मतलब क्या, ऐसे लोग जो आपको छोड़ के चले जाते हैं। कौन जाता है आपको छोड़ के, दगाबाज लोग। तो ये दगाबाज है, ठीक है। तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे एकदम आसानी से, है ना। तो होता क्या है, यहां पर जो डबल बॉन्ड यहां पे मौजूद है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट करता है। जैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, ये जो क्लोरीन है इसका तो काम ही है भाई, है ना, दुम दबा के भागना, तो ये भाग जाता है, ये यहां से निकल जाता है और जो नया कंपाउंड हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, विथ 1 क्लोरीन लेस, एक क्लोरीन यहां से कम होगा। देखिए यहां पर है हमारे पास में कार्बन, इसको लगा हुआ एक क्लोरीन और थोड़ा सा दूर बनाते हैं, कार्बन इसे लगा हुआ क्लोरीन और ये रहा एक और क्लोरीन और डबल बॉन्ड अब यहां पे आ जाएगा, राइट। ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया है। उसके बाद यहां पे होगा CH बॉन्ड, इधर है CH2। अब इस पर्टिकुलर कार्बन ने पहले बनाए थे 4 बॉन्ड, 2 कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, लेकिन जब ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ तो अब इस कार्बन ने मात्र 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसीलिए इसके माथे पर आ जाता है चमचमाता पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या बता रहा है आपको, ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं दिखता था। पॉजिटिव चार्ज दिखता था, फिर हम उसके ऊपर हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते थे, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता था वहां पे एडजेसेंट कार्बन पे। यहां पे रिवर्स हो रहा है, यहां पे अब आपको कार्बोकैटायन बनता नजर आ रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार अब ये तो हो गया एक क्लोरीन। क्या इस क्लोरीन के साथ भी ऐसे ही हो सकता है, जी हां, इस क्लोरीन के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये भी जा सकता है। ये जाएगा तो अलग कंपाउंड, मतलब ये वाला क्लोरीन, ठीक है। फिर क्या दूसरा वाला भी जा सकता है, तो जी हां ये भी जा सकता है, ऐसा कोई भी जा सकता है, क्लोरीन है कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास में यहां पर इस तरीके से बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग को लगा हुआ है एक कार्बन जिस पे लगे हुए हैं Cl, ये Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl, ठीक है। तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और क्लोरीन जाएगा बाहर। जैसे ही क्लोरीन बाहर गया, अब आपके पास आपका कंपाउंड किस तरीके से नजर आएगा, यहां पर देखिए ये बेंजीन रिंग, ठीक है। यहां पे अब बना है नया डबल बॉन्ड, यहां पे कार्बन, अब इस पर मात्र 2 क्लोरीन बचे हुए आपको नजर आएंगे और पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पर और डबल बॉन्ड्स वैसे के वैसे बाकी वाले, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर कॉन्जुगेशन को हम रिवर्स कॉन्जुगेशन कहते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और जिसमें कि आप देखेंगे कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जिसमें कि क्लोरीन मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप, यानी कि हम कहेंगे लीविंग ग्रुप इसे कह लो, लीविंग ग्रुप जो है ये लीव कर जाता है और यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है।
अब थोड़ा सा पढ़ लो। द फिनोमिनन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द सिस्टम गिवन बिलो। इस तरीके का जो सिस्टम होता है इसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हमें देखने के लिए मिलता है, राइट। इन सच सिस्टम्स द इफेक्ट ऑपरेट्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में होती है, राइट। हम वहां पर कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहे थे हाइड्रोजन पहुंचाकर, यहां पे अपने आप ही कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। Hence, the hyperconjugation is such a system. Hyperconjugation इन सिस्टम में is known as reverse hyperconjugation. नाम से याद बात तो हमें समझ में आ चुका था, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। एक बार फटाफट इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब कि आपके पास रिएक्शन में यदि हाइड्रोजनेशन इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो वो हाइड्रोजन को उस पर्टिकुलर कंपाउंड में लगने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या फिर जो एनर्जी लिबरेट होती है उसे हम कहते हैं क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो, द हीट रिलीज्ड इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या होती है भाई हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, बताना जरा। देखो, अगर मेरे पास सपोज करिए कि एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया क्या? कुछ नहीं, हाइड्रोजन। देखो, रिएक्शन होगा H2Na के साथ। ये एक रिड्यूसिंग, हम इसे रिड्यूसिंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, नो डाउट आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे। अभी यहां पर देखिए, यहां पर हमने जैसे ही इसका रिएक्शन किया H2Na के साथ में, तो यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बेसिकली यहां पे होता क्या है, देखो, ये जो निकेल है ये एक मेटल है, ठीक है, इस मेटल को अटैच होते हैं ये हाइड्रोजन, राइट। कैसा होता है ये रिएक्शन, मैं आपको विजुअलाइज करके बताता हूं। सपोज करना है कि ये एक मेटल, ठीक है, ये है निकेल, ओके। अब इस निकेल पर अटैच होते हैं ये हाइड्रोजन्स, ये जो H2 है ना, ये हाइड्रोजन इस तरीके से दूसरे हाइड्रोजन के साथ में यहां पे कुछ फोर्स से अटैच होते हैं, राइट। अब होता क्या है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को यदि मैं यहां पर इसके साथ रिएक्ट कर दूं तो क्या बनेगा, देखो भाई, इस तरीके से है कंपाउंड, राइट। बस मैंने उसका थोड़ा सा मुखड़ा बिगाड़ दिया। अच्छा, होता क्या है, जब हम H2Na को इस पर्टिकुलर कंपाउंड यानी कि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के पास ले जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये क्या करते हैं, एक नया बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये हाइड्रोजन इसके साथ और ये हाइड्रोजन इसके साथ, राइट। अब इस दौरान होता यह है कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और आखिरी में हमें मिलता क्या है, हमें कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिलता है, जिसमें कि आप यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन लगा होगा और यहां पर देखेंगे एक हाइड्रोजन लगा होगा। बेसिकली इसने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर दिया है, इसलिए हम इसे एक रिड्यूसिंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। चलो, ये बात तो बात की है। अब देखो आगे क्या बना, यहां पे कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन गया है ना। अब इस कंपाउंड बनने में जो एनर्जी यहां पे रिलीज हुई है, जिसे आप डेल्टा H0 भी कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं इसे। यहां पर लिखा था, देखो, ये देखो, या तो आप HOH कहे या फिर आप डेल्टा H0 कहे, इसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहां से रिलीज होगी किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहां से रिलीज होगी, इसे हम लोग कहते हैं, ये जो हीट है इसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल बस ऐसा ही ले लो एक और, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर डबल बॉन्ड होता तो ये भी हो जाता भाई, इसे भी रिड्यूस कर देते, H2Na से जैसे ही हमने रिएक्ट किया हमारे पास में फिर से यही कंपाउंड बनेगा और यहां पर डेल्टा H0 इज इक्वल्स टू -y किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, इतना होगा किलो कैलोरी पर मोल। इसका x हुआ, इसका y हुआ। एक और रिएक्शन यहां पर देखेंगे, देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले इसे थोड़ा ठिकाने लगा देते हैं। आ जाओ भाई, तुम यहां जाओ कोने में, ठीक है, इसे भी थोड़ा सा ठिकाने लगा दें। आप भी यहां पे प्रकट हो जाइए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे अगर मैं इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल लेता हूं जिसमें यहां पर डबल बॉन्ड है और इसे भी मैं H2Na के साथ रिएक्ट करता हूं, किसके साथ, H2
Na के साथ रिएक्ट करता हूं तो यहां पर मुझे सिमिलर तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और यहां पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा डेल्टा H नॉट, इसे हम कहेंगे कि भैया यहां पे कुछ -Z किलो कैलोरी पर मोल हुआ होगा, ठीक है ना। ये -X, ये -Y, ये -Z, ये जो डेल्टा H नॉट है, मतलब कि ऐसी हीट जो कि हाइड्रोजनेशन करने में इवॉल्व होती है, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर बात है। अब देखो आगे, अब ये जो 3 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस थे, ऑल फॉर्म द सेम अल्केन, ये सारे के सारे इन्होंने क्या किया, सेम अल्केन फॉर्म किया। बट द 3 रिएक्शंस हैव डिफरेंट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इनकी आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे तो यहां पर आपको तीनों अलग अलग है, एक -X, एक -Y, एक -Z, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनकी अलग अलग है, राइट। सो द 3 रिएक्टेंट्स मस्ट हैव डिफरेंट एनर्जीज, इनकी एनर्जीज क्या होगी, अलग अलग होगी। मोस्ट स्टेबल अल्कीन हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन होता है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होती है। ये देखो, मोस्ट स्टेबल अल्कीन हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा, मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन होता है जिसमें सबसे ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं, मतलब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, राइट। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा तभी तो वहां पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। इनका सीक्वेंस हम देखेंगे, उसके पहले ये देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स हमें देखना है तो हमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स देखने होंगे जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे को, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को, ठीक है। क्लियर बात है, मतलब जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम। क्लियर बात है, ओके। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं इन्हें हम मतलब जज करते हैं, देखते हैं कि कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। एक एग्जांपल दूंगा, बढ़िया सा ध्यान देना है। देखो, अगर मैं कहूं कि यहां पर है मेरे पास CH3, यहां पे है C डबल बॉन्ड C और यहां पे CH3, यहां पर भी लगा है CH3 और यहां पर भी लगा है CH3। बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, 3 3 3 3, कितने हो गए भाई, 12 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे मौजूद है। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां पर यदि मैं CH3 लगा दूं, इसे थोड़ा साइड में कर दें पहले, हाँ ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, अगर यहां पर है CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर CH3 और इधर मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूं और एक ही सब्स्टिट्यूएंट है यहां पर CH3, तो यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद है, तो यहां पर 3 3 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स यहां पर मौजूद है, ओके। इसके बाद अगर मैं यहां पर एक CH3 लगाता हूं और ये कनेक्ट करता हूं CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 से, तो यहां पे अब अल्फा हाइड्रोजन मात्र 6 मौजूद है, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। क्लियर बात है। और ऐसे ही जैसे मैं आगे आगे जाता जाऊंगा, यहां से एक और ये हटाऊंगा, फिर बाद में एक और CH3 हटाऊंगा, इस तरीके से आप अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, ठीक है। अब अगर आपने गौर से देखा, वैसे तो नहीं देखा होगा लेकिन देखो, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है, यहां से यहां जा रहा हूं, तो जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन ये क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतना आपका कंपाउंड या फिर आप कहेंगे अल्कीन वो स्टेबल है, और जितना वो स्टेबल है उतना ही उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। क्या बात समझ में आ रही है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्लियर है? अगर क्लियर हो चुका है तो एक बार फटाफट ये आप इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं भाई इसी का, ओके। आपको बताना है कि कौन सा इसका
ज्यादा स्टेबल वाला मॉलिक्यूल है और किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा से कम हो रही है, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइएगा। ठीक है, देखो भाई साइक्लोहेक्सेन कह लो इसको, कुछ इस तरीके से पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड आपका होगा, यहां पर लगेगा एक डबल बॉन्ड। तीसरा कंपाउंड जो आपका होगा वो कुछ यहां पे लगेगा आपका डबल बॉन्ड, और एक और ले लेते हैं भाई, और इसमें आप यहां ले लीजिए इसे। ठीक है, तो अब इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में से आप बताएंगे कि किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा है और किसका कम। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करो, फटाफट वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलिए, तो अगर मैं यहां पर अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करता हूं तो कितने होंगे भाई? यहां देखो, ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला अल्फा कार्बन है, राइट। कितने हाइड्रोजन होंगे यहां पे? ये CH3 है तो यहां पे 3, ये CH3 है तो यहां पे 3। अच्छा, इन्हें हम ना रेड में कर लेते हैं ताकि समझ में आए बेटर। 1 2 3, 1 2 3, यहां पे 3, यहां पे 2 और यहां पे 2। क्या है ये? अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन्स यहां पर है। ओके, अच्छा, अब यहां पर देखिए भाई, ये है अल्फा कार्बन, राइट, और ये है अल्फा कार्बन, ये भी है एक अल्फा कार्बन। चलिए काउंट करिए कितने होंगे। यहां पर 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हो गए, यहां पर चौथा हाइड्रोजन, यहां पे 5 और यहां पे 6, तो टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, राइट। अब देखो भाई, यहां पर ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, यहां पर ये है एक अल्फा कार्बन और ये है एक अल्फा कार्बन, इधर देखेंगे तो मात्र एक अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पे 1 और 2, 2 हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल करके यहां पर अगर देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर मौजूद है। क्लियर है? तो ये देखिए 10 6 4 और 3। अब अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है, यहां से यहां जा रहा हूं, इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, ठीक है। अब मैं अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मुझे यहां पर अल्फा हाइड्रोजन्स तो कम होते नजर आ रहे हैं, तो हम लोग लिख देते हैं यहां पर अल्फा हाइड्रोजन्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो रहा होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहां पर इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। इसका सबसे कम, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका, ठीक है, ओके। सबसे कम है हमारा यहां पर 10 हाइड्रोजन वाला, उसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन वाले का और बढ़ जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फिर 4 का और बढ़ जाएगा और फिर बाद में 3 अल्फा हाइड्रोजन जहां पे मौजूद है उसका सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहां पर होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे कुछ तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और भी एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले फटाफट से इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर है आपके पास एक और बार बेंजीन रिंग, अच्छा 6 मेंबर रिंग भाई। देखो यहां पर होगा कुछ इस तरीके से एक बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल। अब देखो नेक्स्ट यहां पर है हमारे पास में 6 मेंबर्ड रिंग, और इस 6 मेंबर्ड रिंग में अब यहां पर है कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट एक और बनाते हैं, ये 6 मेंबर्ड रिंग और कॉन्जुगेशन होगा कुछ इस तरीके से। कॉन्जुगेशन तो नहीं कह सकते इसे, सेपरेटेड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड यहां पर नहीं है, हिंट दे दिया है मैंने आपको। वीडियो को पॉज करिए, फटाफट से मुझे बताइए कि किस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कौन ज्यादा स्टेबल है,
यहां पर इसे नंबरिंग मैं दे देता हूं ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे कि इसका क्या ऑर्डर आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का और स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करिए भाई, तब तक मैं यहां पे कुछ कार्यक्रम करता हूं। फटाफट सॉल्व करिए, मेरे से पहले आपका आंसर होना चाहिए। सॉल्व कर रहे हो ना कि मुझे देख रहे हो? सॉल्व करो भाई। ठीक है, हो गया सॉल्व, बता दिया आंसर। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन्स यहां पे अगर हम काउंट करें तो है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन्स यहां पे मौजूद है। ठीक है, यहां पे कितने हैं? 1 2 3, मात्र 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। यहां पे अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 है, इधर भी 7 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। और यहां पर कितने हैं? 1 2 3, मात्र 3 अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद है। ठीक है, अब यहां पे आ गया होगा कंफ्यूजन आपको कि 7 अल्फा हाइड्रोजन यहां भी है, 7 अल्फा हाइड्रोजन यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो इसे ऑर्डर कैसे दें? तो ध्यान से सुनना है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से, राइट? तो मुझे बताइए कि क्या यहां पर मॉलिक्यूल ए में रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? ये हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ही कह लो, ये पॉसिबल है क्या? ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, फिर यहां से इधर, 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 पॉसिबल है क्या? यहां पे पॉसिबल है? जी हां, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, इधर, 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 पॉसिबल है। क्या यहां पे पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो भाई, यहां पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर से सिंगल बॉन्ड है। क्या अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपको यहां पर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस कारण यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन इसी के साथ साथ यहां पर रेजोनेंस भी है। क्या है? रेजोनेंस। इसके कारण ये आ जाता है इसके पहले। ठीक है, मतलब इस 7 हाइड्रोजन वाले के पहले, राइट? यहां पे रेजोनेंस नहीं है। अब ये जो 3 हाइड्रोजन वाला है, इसमें तो रेजोनेंस है, राइट? रेजोनेंस है, लेकिन इस डी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस मौजूद नहीं है, और इसी कारण ये यहां पर ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्लियर बात है? ज्यादा स्टेबल मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। यहां पे 7 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो वैसे ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम था, लेकिन साथ ही में यहां पर रेजोनेंस भी मौजूद है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और भी ज्यादा कम हो गया। उसके बाद यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो कम था ही, लेकिन साथ में रेजोनेंस भी है, तो और ज्यादा कम हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इसका सीक्वेंस देखें, किसका? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सीक्वेंस आएगा यहां पर सबसे ज्यादा है डी का, उसके बाद है यहां पर सी का, उसके बाद यहां बी और फिर ए। और अगर हम लोग यहां पर स्टेबिलिटी की बात करें, अल्कीन्स की स्टेबिलिटी की बात करें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे है ए, फिर है बी, फिर है सी और फिर है डी। क्लियर बात है? तो ये आपके आंसर्स हैं, फटाफट से इन्हें लिख लीजिए। जिसके आंसर सही आए हैं वेरी वेरी गुड, और जिसके आंसर सही नहीं आए हैं कोई बात नहीं, अगली बार से थोड़ा सा और सोच के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट करिए अपने किताब में, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बनाएंगे एक 5 मेंबर्ड की रिंग, और इसे कर देंगे डिवाइड। ये यहां 1 2 और 3 4, ठीक है, 4 हो गई। ओके, क्लियर है? इसे थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर दें, वेरी नाइस, और इसे कर देंगे ठीक। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास में है 5 मेंबर रिंग। अब मैं बना रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन। यहां पर है डबल बॉन्ड
यहां पर है CH3 और यहां पे है CH3, यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर है CH3 और यहां पे एक हाइड्रोजन अब मैं लगा रहा हूं और एक CH3 मैंने लगा दिया यहां पर। क्लियर है? उसके बाद अब यहां पर है एक CH3, यहां पे लगेगा डबल बॉन्ड, नहीं डबल बॉन्ड यहां नहीं लगेगा, ओके। यहां पर है CH3, यहां पर है एक CH3। क्लियर है? उसके बाद फाइनली यहां पर है एक डबल बॉन्ड, इधर होगा एक CH3 और यहां पे होगा दूसरा CH3। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब फटाफट से आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या है इसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का किस्सा, और साथ ही में आप ये भी बताएंगे कि क्या है यहां पर स्टेबिलिटी इन अल्कीन्स की। ठीक है, तो नंबरिंग देते हैं, ये है A, ये है B, ये है C और यहां पर ये है D। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सॉल्व करिए भाई, जल्दी सॉल्व करिए, तब तक मैं इनका कार्यक्रम सेट करता हूं। तो अगर आपका सॉल्व हो गया है तो यहां पर देखिए एकदम ध्यान से, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 और यहां पे है 6, 6 + 4 10, तो यहां पर 10 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। यहां पर काउंट करेंगे हम लोग तो 3 4 5 6 7, तो यहां पे 7 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे आपको मिल रहे हैं। यहां पर देखेंगे तो हाइड्रोजन 1 2 3 और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, मतलब 4 और 5, 5 हाइड्रोजन यहां पे है अल्फा हाइड्रोजन, और इधर देखें तो मात्र 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर कोई भी कॉन्जुगेशन की कोई कहानी नजर मुझे तो नहीं आ रही, आपको आ रही है तो आप गलत है। यहां पर अब 10 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण अगर मैं यहां पर लेफ्ट टू राइट जाता हूं, मैं यहां पर यदि लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए आंसर क्या आएगा इसका, देखो भाई A B C D, ये इसका आंसर आने वाला। ठीक है, चेक कर लेना है फटाफट क्या आंसर सही आया था आपका। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने कमेंट किया है तो मैं खुद जाकर आपके कमेंट्स को चेक करूंगा, आपके आंसर्स को चेक करूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसे अपनी किताब में नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, देखो, अ कंपाउंड विथ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन is more stable than it would be if all of its electrons were localized। एक कंपाउंड जिसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्टेबल होगा एक ऐसे कंपाउंड से जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड है। सिर्फ बात समझ में आ रही है? दो कंपाउंड्स है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि डीलोकलाइज हो सकते हैं, राइट, और एक कंपाउंड है जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो डीलोकलाइज नहीं हो सकते, लोकलाइज्ड है एक जगह पर। तो इन दोनों कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा कंपाउंड जिसमें कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज हो पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड गेन फ्रॉम हैविंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस एनर्जी। अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसके कारण ये स्टेबल हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़िया से एग्जांपल से ये आपको मैं समझाऊंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है, यहां पर बेंजीन रिंग है और यहां पर एक डबल बॉन्ड है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है और यहां पर एक डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग नहीं है। अब इसमें यदि मैं H2 का रिएक्शन कर रहा हूं, H2 का रिएक्शन मतलब क्या, ये बेसिकली यहां पर इसका रिडक्शन करेगा। क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करने के बाद यहां पर एक हमें प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कि अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ इस तरीके से, यहां एक हाइड्रोजन लग जाएगा और यहां पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, मतलब H2 के साथ रिएक्ट करने के बाद यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ये जा चुका है और यहां पर एनर्जी जो लिबरेट हुई है ये लगभग अराउंड रहेगी कुछ डेल्टा H नॉट इज इक्वल्स टू -28 अराउंड किलो कैलोरी पर
मोल। कुछ इतनी एनर्जी यहां पर लिबरेट हो गई। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर मैं एक बेंजीन रिंग को, जिसमें कि 1 2 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसे रिएक्ट कर दूं H2 के साथ, ठीक है, तो होगा क्या? अच्छा ठीक है, 3 H2 लगेंगे भाई, 3 H2 के साथ मैंने रिएक्ट कर दिया, तो अब मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सेम ऐसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, है ना? ओके, अब साइंटिस्ट ने यह सोचा, जब एक डबल बॉन्ड था तो इतनी एनर्जी यहां पर लिबरेट हुई, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कह लो। तो अब जब 3 डबल बॉन्ड है तो कितनी एनर्जी लिबरेट होनी चाहिए? बोलो, इंटू 3, ठीक है, प्लस यहां पर एनर्जी कितनी लिबरेट हो रही? डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू, इसको आप इंटू 3 करेंगे तो लगभग कुछ -85 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा किलो कैलोरी पर मोल। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, एक पहली बात कि भैया जब हमने इसे H2 के साथ रिएक्ट किया तब हमें यहां पर इतनी एनर्जी लिबरेट हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या, बेंजीन को 3 H2 के साथ रिएक्ट किया, तो साइंटिस्ट ने ये सोचा, अच्छा यहां पर ये डबल बॉन्ड्स नहीं आएंगे भाई, इसे मिटा दो। अब अगर मैं एक बेंजीन ले लूं, एक बेंजीन जिसमें कि होते हैं 1 2 3 डबल बॉन्ड्स, इसे जब मैं यहां पर H2 के साथ रिएक्ट करूंगा, नो डाउट यहां पर 3 H2 की जरूरत पड़ेगी, और जब मैंने इसे H2 के साथ रिएक्ट किया तो मुझे सिमिलर तरीके से कंपाउंड मिलेगा। बोलो, जी हां, बिल्कुल सिमिलर तरीके से ऐसा ही कंपाउंड आपको मिलेगा। और यहां पर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, H0 डेल्टा H0 होगा, ये कितना होगा? ये लगभग साइंटिस्ट ने सोचा कि भैया जब एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस होकर इतनी एनर्जी लिबरेट करनी पड़ी, तो 3 डबल बॉन्ड यहां पे है, तो उसे रिड्यूस होने में कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही होगी? तो इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए। इसे इन्होंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कुछ अराउंड -85 पॉइंट समथिंग कुछ 7-8 कुछ होगा किलो कैलोरी पर मोल। ये आंसर उनका आया, ठीक है। ये उन्होंने क्या किया? ये उन्होंने सोचा कि इतना तो आना चाहिए ना, क्योंकि जब एक को यहां पर रिड्यूस करने में इतनी एनर्जी लगी तो 3 को रिड्यूस करने में मल्टीप्लाई बाय 3, राइट? आपको भी यही लग रहा है ना? तो इसे फटाफट पहले नोट करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको जो लग रहा है वो सही है या फिर गलत। करिए भाई इसे नोट। मुझे आप लोगों को यह बताने में बेहद ज्यादा खुशी हो रही है कि आपने जो सोचा है वही साइंटिस्ट ने भी सोचा था, तो आप शायद अब साइंटिस्ट बन सकते हैं। लेकिन मैं यहां आपको रोकना चाहूंगा कि आप लोग गलत हो। कैसे? अब हुआ यह कि साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो हमने रिएक्शन की थी, यहां पे बेंजीन था, है ना, बेंजीन था, इसमें हमने थ्राइस H2 जोड़ दिया और हमने यहां पर रिएक्शन की, तो हमें यहां पर कुछ इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन रिंग मिली, और साथ में यहां पर डेल्टा H0 कितना लिबरेट हुआ? -85 किलो कैलोरी पर मोल, इतना हुआ, राइट? अब जब साइंटिस्ट ने यही चीज खुद करके देखी तो उन्हें यह पता चला कि एक्चुअली -85 पॉइंट जो भी आ रहा था किलो कैलोरी पर मोल, उतना नहीं आता है। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंटली इसे करके देखा तो उन्होंने यह पाया कि लगभग -50 किलो कैलोरी पर मोल, ये इतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वहां पे हो रही थी जब हमने एक बेंजीन को लिया इसके बदले, इस केस के बदले, ठीक है। तो लेकिन साइंटिस्ट ने सोचा था कि इतनी आनी चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इतनी आई, तो गड़बड़ क्या है? देखिए ध्यान से। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द कैलकुलेटेड, यहां पे डी आना चाहिए, कैलकुलेटेड एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द रेजोनेंस एनर्जी। मतलब ये जो -50 है और ये जो 85 है, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस जो है वो और कुछ नहीं, रेजोनेंस एनर्जी है। क्या बात समझ में आई? वो डिफरेंस क्या है? रेजोनेंस एनर्जी है। द रेजोनेंस एनर्जी टेल्स अस हाउ मच मोर स्टेबल अ कंपाउंड विद द delocalized इलेक्ट्रॉन इज देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर लोकलाइज्ड। क्या बात समझ में आ रही है? यस और नो? समझ में आई? ठीक है, चलिए। अ रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीजेस, ये कह रहे हैं एज रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड आल्सो इंक्रीजेस। जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी आपके पास है उतना ही ज्यादा स्टेबल आपका गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड होगा। द मोर नियरली इक्विवेलेंट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स द ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी।
ठीक है, वेरी नाइस। द कार्बोनेट डायनायन इज पर्टिकुलरली स्टेबल बिकॉज इट हैज 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये जो कार्बोनेट का डायनायन होता है, बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है, वो किस तरीके से दिखता है। ये स्ट्रक्चर जो है, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो, इज पर्टिकुलरली स्टेबल बिकॉज इट हैज 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। चलो बता देता हूं आपको कार्बोनेट आयन का कैसा होता है। कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव होता है, बोलो। ठीक है, क्या होता है, यहां पे कार्बन होता है, यहां पे डबल बॉन्ड होता है, यहां पे ऑक्सीजन होता है और यहां पे भी ऑक्सीजन होता है। इस पे नेगेटिव चार्ज एक और इस पे एक नेगेटिव चार्ज। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा और यहां से ये इसके तोड़कर यहां पे नेगेटिव चार्ज डाल देगा, तब आपका जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये तैयार हो जाएगा। देखो भाई, कुछ इस तरीके से कार्बन, इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे तो ऑलरेडी था, और यहां पे आ गया है डबल बॉन्ड O। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे क्या हो सकता है, नेक्स्ट यहां पे देखिए कुछ इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज जो है ये जाएगा इधर और ये बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन के टकले पे फिर से एक नेगेटिव चार्ज। नया कंपाउंड आपका जो बनेगा वो होगा, कहां बना दूं, यहां बना दूं, कुछ इस तरीके से। देखो, कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहां पे C डबल बॉन्ड O हो गया ये अब, और यहां पर आएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। लगभग इक्विवेलेंट यहां पर एनर्जी है इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, और इसी कारण ये कह रहे हैं इट इज वेरी स्टेबल। क्यों स्टेबल है, बिकॉज इट हैज 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये रहे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा इक्विवेलेंट रहेंगे आपस में एनर्जी को लेकर, उतना ही आपका जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसके साथ में हमने ये पढ़ा कि जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, उतना ही आपका गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा। इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आप गलत सोच रहे थे, साइंटिस्ट गलत सोच रहे थे, मतलब आपकी और साइंटिस्ट की सोच सिमिलर है, मतलब आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा खुश मत हो, फटाफट इसे नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ये जो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन हमने इतनी देर से पढ़ा है, इसमें इनके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। अब वो एप्लीकेशंस क्या है, देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। 3 अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो कैसे पहचानते हैं हम इन तीनों को, ये तीनों के तीनों हम लोग देखने वाले हैं, और इसके आगे का भी पार्ट हम लोग करने वाले हैं, चिंता मत करो। देखो, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ये हमें कैसे पहचानना है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। ये क्या कह रहे हैं, आपका कंपाउंड क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब क्या, एक रिंग वो फॉर्म करना चाहिए कार्बन कार्बन की, सबसे पहली बात। ठीक है, सेकंड बात क्या है, वो प्लेनर होना चाहिए। अब कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड आपका प्लेनर है नहीं है, आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। अगर आपका कंपाउंड जो भी रिंग है आपके पास, इसमें अगर सारे के सारे कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो प्लेनर है, लेकिन अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है तो आपका गिवन कंपाउंड प्लेनर नहीं है, वो नॉन प्लेनर कहलाएगा। ठीक है, मतलब वो एरोमेटिक भी नहीं होगा। आपका कंपाउंड सबसे पहली बात साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी बात आपका कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, आपको चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपका कंपाउंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है या नहीं है। कॉन्जुगेटेड मतलब आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा वहां पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड कहेंगे। क्लियर बात है। तो आपका जो कंपाउंड है वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साथ में साइक्लिक होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कॉन्जुगेटेड होने चाहिए वो, या तो एक देखो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है या तो आपके कॉन्जुगेटेड होना चाहिए या फिर डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, लेट सपोज आपके पास कोई कंपाउंड है, यहां पर देखो मैं बता दूं आपको 5 मेंबर्ड कोई आपके पास कंपाउंड है, राइट। अब यहां पर आपके पास इधर डबल बॉन्ड है और यहां पे नाइट्रोजन है, ठीक है, यहां नाइट्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्लियर बात है, ओके। क्या नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर मौजूद है, जी हां, लोन पेयर मौजूद है, ये रहा लोन पेयर।
अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेता है तो आप इस पर्टिकुलर लोन पेयर को डीलोकलाइज्ड कहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए आप जो भी शहर में रहते हैं उस शहर के बाहर का कोई इंसान वहां पे आता है और आपको ये पूछता है कि आप कहां के हो, तो आप ये क्या कहोगे, आप कहोगे मैं तो लोकल का हूं, यहीं का, है ना, मतलब वहीं रहते हो आप। जो इलेक्ट्रॉन्स वहीं पर रहते हैं, रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते, उन्हें हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि सब जगह घूमते रहते हैं, राइट, उन्हें हम कहेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जो कंपाउंड है इसमें 4n+2 इतने ये मल्टीपल में कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आप दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, कॉन्जुगेटेड और डीलोकलाइज्ड। जैसे यहां पर एक पर्टिकुलर डबल बॉन्ड में यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और यहां पर ये कितने हैं, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि भाई कि वो इसे फॉलो कर रहा है या फिर नहीं, मैं आपको बताऊंगा कुछ 1 मिनट बाद। वेयर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड एनी इंटीजर नंबर। अब ध्यान से सुनो, अगर आपका n 0 है, 1 है, 2 है या फिर 3 है, तो आप इस पर्टिकुलर n को 4n+2 का रूल लगाएंगे। यह है हकिल्स रूल। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हकिल, उन्होंने ये रूल दिया था, इसका नाम है हकिल्स रूल। तो आप क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आसान है। यहां पर मैं आपको इसका टेबल बना के दूंगा और यहां पे मैं बताऊं किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। हमें यहां पर n की जगह पर सबसे पहले तो 0 लेना है। हमारे पास फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम लोग n की जगह क्या लेंगे, 0, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 कितना हो गया भाई, 0, और ये तो हो गया ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात, अगर आपके पास में गिवन कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो भी वो कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो अगर 0 नंबर हम लेते हैं n का, तो यहां पर होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर बात है। अब अगर आपका n 1 है तो क्या करेंगे, देखो भाई 4 × 1 + 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे भाई, क्लियर है। अब अगर आपका n = 2 है तो 4 × 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 2 8 8 + 2 10, तो ये हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे हम लिख देंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर बात है। नेक्स्ट, अगर n की वैल्यू 3 है, तब n की वैल्यू यदि 3 है तो ये हो जाएगा 4 × 3 + 2 इज इक्वल्स टू 14, राइट, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर लिख देंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 6 10 14 एंड सो ऑन, ऐसे ये भी कंटिन्यूअस चलता रहेगा और ये भी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये मल्टीपल के पाई इलेक्ट्रॉन्स यदि आपके कंपाउंड मौजूद है तो आप ये कहेंगे कि ये गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड हकिल रूल को फॉलो कर रहा है एरोमेटिसिटी के। तो ये कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड मुझे बताइए, क्या ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है? सबसे पहले हमने ये कहा कि हम देखेंगे कि क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है। तो देखो भाई, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? जी हां, साइक्लिक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये कंपाउंड प्लेनर है। ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2 और ये भी sp2। आप खुद पता करके देखिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब यहां पे sp2 होंगे। जी हां, ये प्लेनर भी है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? क्या आप देख सक रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड? जी हां, ये कॉन्जुगेटेड है। मतलब पहली 3 कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम लोग अगर हकिल रूल की बात करें तो हकिल रूल कहता है आपके गिवन कंपाउंड में 2 6 10 14 एंड सो ऑन ऐसे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो आइए काउंट करते हैं, यहां पर 2 3 4 और ये 5 6। क्यों? क्योंकि ये लोकलाइज नहीं है, ये डीलोकलाइज हो रहे हैं, राइट, इसीलिए हम इसे काउंट कर सकते हैं। ऐसा ही यदि यहां पर नाइट्रोजन की जगह यदि ऑक्सीजन हम रख दें तो वहां पर होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और मात्र एक ही पाई इलेक्ट्रॉन को हम इंक्लूड करेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी के लिए यहां देखो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है? जी हां, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब साइक्लिक का रूल फॉलो कर दिया, प्लेनर का रूल फॉलो कर दिया, कॉन्जुगेशन का रूल फॉलो कर दिया, हकिल का रूल भी फॉलो कर दिया। तो हम
ठोक कर ये बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बात आपके दिमाग में घुसी? बोलो। अगर ये बात आपके खोपड़िया में एकदम बढ़िया से घुस चुकी है तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्या आपको पता है ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? देखो इस तरीके से बेंजीन रिंग, यहां पे नाइट्रोजन और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? बोलो। इसका नाम है पिरिडीन। इसका नाम क्या है? पिरिडीन है। और ये जो पिरिडीन है इसका एक अनोखा सच आपको मैं बताना चाहता हूं। आपको पता है नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर है। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नाइट्रोजन के टकले पर जब लोन पेयर होता है, राइट, और अगर वो डिलोकलाइज हो पा रहा है तो यहां पर हम इसे काउंट करते हैं। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर है लेकिन अगर वो डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा तो क्या बात काम की है? नहीं। ये देखो, आप कहोगे कि सर यहां से ऐसे यहां ले जाओ, बात खत्म, फिर उधर से यहां ले जाओ, फिर इसे यहां ले जाओ और फिर इसे यहां ले आओ। ऐसे नहीं होता। ये जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज्ड है, तो ये एक सरासर गलत बात है। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको नोट करके ये बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना है। ध्यान से देखो, पिरिडीन में जो नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के टकले पर, नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं और ये लोन पेयर्स डीलोकलाइजेशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या बात साफ है? पिरिडीन में जो नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर लोकलाइज होते हैं और ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? मतलब ये जो लोन पेयर्स हैं, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप यदि इसकी एरोमेटिसिटी की भी बात करेंगे तो हम इस लोन पेयर को उसमें काउंट नहीं करेंगे। हकेल रूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आएंगे वो मात्र दो इसके यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ये लोन पेयर्स को हम काउंट नहीं करेंगे एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डीलोकलाइज नहीं हो पाते हैं। क्लियर बात है? तो इस बात को नोट कर लेना है, अपने पास लिख लेना है, फटाफट से इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, आप सॉल्व करके बताइए भाई। देखो, सबसे पहले तो हम लेते हैं एक 5 मेंबर्ड यहां पे रिंग जिसमें नाइट्रोजन है और यहां पर है हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे यहां पर एक और 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन है और इस तरीके से, और इसके बाद एक और ले लेते हैं यहां पर जिसमें है सल्फर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके। यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। चलिए भाई बताइए कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, क्यों है, कायकू है, क्या क्या इसके पीछे तमाम रीजंस हैं। सोचिए, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए, है ना। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे सब। ओके चलो, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे इसमें कि क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है
जी हां साइक्लिक है। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? जी हां ये भी साइक्लिक है। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? जी हां ये कंपाउंड साइक्लिक है। ओके, टिक हो गई पहली कंडीशन। नेक्स्ट, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? ये प्लेनर है। क्या इसमें कुछ sp2 के अलावा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, बताओ फटाफट। नहीं है, ओके। क्या ये प्लेनर है? जी हां ये भी प्लेनर है। क्या ये प्लेनर है? जी हां ये भी प्लेनर है। ओके, वेरी नाइस। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? यस ये कॉन्जुगेटेड है। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब ये भी कॉन्जुगेटेड है और ये भी कॉन्जुगेटेड है। अब बचती है मात्र एक कंडीशन जो है हकेल्स रूल। आइए काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई, यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो 2 3 4 5 6, क्योंकि ये डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये जाएगा, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मौजूद है और ये हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, यहां पे है 2 लोन पेयर्स, लेकिन जब एक लोन पेयर यहां पर चला जाएगा तो क्या दूसरे लोन पेयर को भी जाने की जगह होगी? दोनों में से कोई एक ही लोन पेयर यहां पर डीलोकलाइज हो पाएगा और दूसरा वाला लोकलाइज्ड रहेगा, ठीक है। तो ये एक लोन पेयर जो है ये लोकलाइज्ड है और दूसरा डीलोकलाइज्ड है। तो यहां पर काउंट करेंगे तो यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हकेल रूल को फॉलो कर रहा है और यहां पर इन थायोफिन्स के केस में भी सेम होता है, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं और ये हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब हमें यह समझ में आ गया कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। क्या बात समझ में आई? कैसे हमने स्टेप वाइज एक एक चीज को देखा और उसके बाद फाइनली हम लोग ये कंक्लूजन पे आए कि हमारा गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड क्या एरोमेटिक है या फिर नहीं। कौन से स्टेप्स देखे हमने? पहले देखा कि क्या वो साइक्लिक है, अगर है तो वेरी गुड। क्या वो प्लेनर है, क्या वो कॉन्जुगेटेड है, और उसके बाद फाइनली हमने हकेल्स रूल लगाया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ये तीनों के तीनों कंपाउंड जो है 5 मेंबर्ड, ये एरोमेटिक है। इसे फटाफट से नोट करिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। 2 ट्रिकी कंपाउंड्स मेरे पास है, आप बताएंगे कि क्या वो एरोमेटिक है या फिर नहीं। सबसे पहला कंपाउंड आपके सामने है, यहां पर एक रिंग है, इस रिंग में यहां पर ऑक्सीजन है, यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड ओ। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए, जो करना है करिए, पर मुझे बताइए क्या ये गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं। तब तक मैं दूसरा कंपाउंड बना रहा हूं। चलो ठीक है, बताओ भाई, ये दो कंपाउंड्स है हमारे पास, फटाफट से बताओ मुझे कि क्या ये दोनों कंपाउंड्स एरोमेटिक है या फिर नहीं। देखो यहां पर लोन पेयर है, एक लोन पेयर हम लोग काउंट करते हैं, हमें पता है ना, राइट, एक लोन पेयर काउंट करते हैं हमें पता है, तो 2 और 2 और ये 6, ठीक है, वेरी नाइस। कॉन्जुगेशन तो यहां पर नहीं दिख रहा मुझे रिंग के अंदर, है ना, तो क्या ये एरोमेटिक नहीं है? देखो भाई यहां पर देख लो, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ये एक लोन पेयर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। देखो ध्यान से देखो, ये चीज करने के पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले तो इन महाशय जी को थोड़ा सा साइड में करेंगे इधर, और इन को थोड़ा सा और इधर। अब देखो ध्यान से, होता क्या है, ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये इधर जाएंगे, जैसे ये लोन पेयर इधर जाएंगे ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन के टकले पर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है,
जाहिर सी बात है यदि बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही रखेगा, अपने क्या दूसरे के भी अपने पास रख लेता है। देखो क्या बनेगा नया यहां पर स्ट्रक्चर, इस तरीके से रिंग में यहां पर है ऑक्सीजन जो कि अब डबल बॉन्डेड है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, कुछ चार्जेस का कोई लेने देना नहीं हमें। यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। काउंट करो भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या प्लेनर ये है, बोलो भाई प्लेनर है, जी हाँ। क्या ये साइक्लिक है, बोलो साइक्लिक, हाँ है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है, अब बोलो भाई, हाँ बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तो ये गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, इसे हम लिख देते हैं, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। अब आ जाओ इधर फटाफट, देखो भाई ध्यान से, क्या ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, काउंट करेंगे हम भाई इसमें भी पूरा मामला इसका। देखो क्या होगा, ये जो लोन पेयर्स हैं ये जाएंगे इधर, जैसे ये जाएंगे बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन के टकले पर, क्यों आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। देखो भाई अब क्या होगा, यहां पर इस पर्टिकुलर रिंग में आ गए हैं 3 डबल बॉन्ड्स, 1 2 3 नाइट्रोजन और यहां पे H, इसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, काम खत्म, बात बन गई। क्या यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जी हां भैया यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या यहां पर साइक्लिक है ये कंपाउंड, जी हां ये कंपाउंड साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, बोलो भाई क्या ये प्लेनर है, जी हां ये प्लेनर है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है, बोलो क्या ये कॉन्जुगेटेड है, हां ये कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तो हकेल रूल को फॉलो कर दिया, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, तो ये कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बात साफ है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? तो ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें नोट करिए, याद करिए कैसे यहां पर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं और फिर हमें पता चल रहा है कि भैया यहां पर सारी चीजें वैलिड है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर बात आपको ये साफ हो गई है, अगर आपको ये समझ में आ चुका है कि कैसे कोई पर्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग पहचानते हैं, तो अब मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा कुछ देर में, जब आप ये कॉपी कर लेंगे, कि कैसे होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और किस तरीके से हम इन्हें पहचानते हैं कि क्या आपका कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं, या फिर वो एंटी एरोमेटिक है या फिर नहीं, ठीक है। तो एरोमेटिक के बारे में तो काफी अच्छी जानकारी आपको ऑलरेडी हो चुकी है। अब कुछ देर में हम लोग देखने वाले हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स किस तरीके से पहचाने जाते हैं, क्या वो तमाम रूल्स है, क्या यहां पे चेंज है, ज्यादा कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है, लेकिन पहले इसे नोट करिए, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। अब हमें यह पता है कि भैया एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं, अब हम ये सीखेंगे कि एरोमेटिक के बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे हम लोग जानते हैं। देखो भाई ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द हकेल्स रूल अ कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहली बात, ये साइक्लिक होनी चाहिए, चलो भाई ये तो हमको पता है। ये प्लेनर होना चाहिए, भैया हमें ये भी पता है। ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, हमें ये भी पता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नहीं पता? तो हकेल रूल यहां पर चेंज हो जाता है। कंपाउंड शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होना चाहिए। 4n का मल्टीपल यहां पे होना चाहिए, अब चाहे वो कॉन्जुगेटेड हो या फिर कैसा भी हो, यहां पर कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 4n के मल्टीपल में, राइट। और यहां पे n होगा 1 2 3 4 एंड एनी इंटीजर नंबर। चलिए देखते हैं, अगर n जो है आपका ये 0 है, अच्छा 0 हो ही नहीं सकता, मैं क्या कह रहा हूं, 0 हो ही नहीं सकता। कैसे? देखो, अगर 4n का फॉर्मूला हमारे पास में, तो अगर मैं 4 × 0 कर दूंगा तो ये तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। भैया 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, वो रिंग साइक्लिक होती है क्या? देखो चलो, तो 0 तो यहां पे हट गया, तो यहां पे आएगा 1 2 3, क्लियर है। और रूल लगाना है 4 × n का। अब अगर मेरा जो n है ये 1 है तो क्या आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 2 है तो ये आएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 3 है तो ये आएगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको 4 की टेबल आती है,
राइट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। बचपन में अगर याद की है तो अब ये आसान होगा आपको, देखो इसीलिए याद की थी हमने। चलो ठीक है, तो ये कैरी ऑन हो जाता है ऐसे ही आगे आखिरी तक, जहां तक जा रहा है वहां तक, राइट। तो फॉरेन रूल ये फॉलो करना चाहिए आपके कंपाउंड ने, ये साइक्लिक होना चाहिए, ये प्लेनर होना चाहिए, इसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे काउंट होंगे उसका टोटल फॉरेन का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारी कंडीशंस वो प्रूव कर देता है तो आपका पर्टिकुलर कंपाउंड हम एंटी एरोमेटिक है ये कह सकते हैं, ठीक है। बस चेंज कहां पर है, जैसे कि मैंने आपको कहा था एक ही चेंज होगा, वो है हकेल्स रूल में। सिर्फ हकेल रूल का चेंज यहां पर है, बस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह बस 4n है, +2 नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक बार फटाफट इसे नोट करिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अब कैसे हम कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स को लेते हैं और उसने बता दें कि एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक। चलिए देखते हैं कुछ बढ़िया से एग्जांपल्स। यहां पर है सबसे पहले मॉलिक्यूल, देखो भाई बनाते हैं हम। ओके, इसकी जो विड्थ है ये हम बना देंगे ज्यादा थोड़ी। ओके, यहां डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। सॉल्व करो आप भाई फटाफट, तब तक मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूं। ऑक्सीजन यहां पे और ये कुछ इस तरीके से है, ये बन गया आपका मॉलिक्यूल। उसके बाद यहां नाइट्रोजन, ठीक है, यहां हाइड्रोजन, ये बन गया आपका एक और यहां भी ये भी देख लेंगे भाई। ओके, चलो करो भाई फटाफट, वीडियो को पॉज करिए और बताइए क्या आंसर्स है। सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, तो 1 2 3 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। क्या ये साइक्लिक है, बोलो हां साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, जी हां ये प्लेनर है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है, जी हां ये कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तो सारी कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका कंपाउंड गिवन एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक क्यों, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो यहां पर गिनो भाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 2 लोन पेयर है भाई, याद रखना है, एक लोन पेयर इन्वॉल्व होता है दूसरा नहीं। तो काउंट करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 8, तो कितने हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। हकेल रूल फॉलो कर रहा है 4n वाला। इसके बाद क्या ये साइक्लिक है, जी हां ये साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, जी हां ये प्लेनर है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है, जी हां ये कॉन्जुगेटेड है। तो सारी कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमारा ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहां आ जाओ, यहां पे काउंट करेंगे, एक लोन पेयर इधर है और यही लोकलाइजेशन में, सॉरी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो यहां पर कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। मतलब क्या ये साइक्लिक है, बोलो हां साइक्लिक तो है। क्या ये प्लेनर है, देखो भाई प्लेनर है क्या, जी हां ये प्लेनर है। उसके बाद कॉन्जुगेटेड है क्या, तो जी हां ये कॉन्जुगेटेड है। और सारी कंडीशंस यहां पे अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आपका ये वाला कंपाउंड भी एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ओके, अब आ जाओ यहां पर, क्या इसके ऊपर लोन पेयर है, नहीं है, ठीक है, वरना इसके ऊपर भी लोन पेयर बना दोगे। ये देखो भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है। क्या ये साइक्लिक है, बोलो जी हां साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, जी हां ये प्लेनर है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है, जी हां ये कॉन्जुगेटेड भी है। मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है।
तो इस तरीके से हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं उन्हें जज करते हैं, पहचानते हैं। 4 स्टेप्स है इन्हें पहचानने के। चारों स्टेप्स पे अगर टिक लग जाता है तो आपका गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ध्यान रहे, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे जानते हैं उन्हें। लास्ट में सबसे कम स्टेबल होता है हमारे ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो फटाफट इन्हें देख लो, नोट कर लो अपनी किताब में, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।